हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका एचएससी 2023 का जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 5 उसके आगे का टॉपिक दैट इज डार्विनिज्म। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली चार्ल्स डार्विन सर के कॉन्सेप्ट के बारे में। इन्होंने जो हमको कंडीशंस दी थी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी क्या होती है, एविडेंसेस कौन से हैं एवोल्यूशन के। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 टॉपिक जो डिलीटेड थे 2021 और 2022 में, वो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ 2023 के बोर्ड्स के लिए। मैं बाकी के डिलीटेड पोर्शन भी कवर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है। अगर इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मुझे आपसे 2 मदद चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको इससे क्या हेल्प मिली। और दूसरी हेल्प ये चाहिए कि आप महाराष्ट्र के कोने कोने तक, हर एक बच्चे तक इस चैनल को शेयर करो, उन तक पहुंचाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है कि ज्ञान लैब करके कोई चैनल एग्जिस्ट करता है जहां पर बायोलॉजी इतने अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। और ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रही हूँ तो प्लीज़ ट्रस्ट मी कि मुझे बहुत मेहनत लगती है ये सारी पीपीटीज बनाने में, लेक्चर की प्रिपरेशन करने में। इसीलिए कभी कभी मेरे लेक्चर्स के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे और आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने में। बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के पहले हमको लेमार्क की जो थ्योरी मिली थी, उस लेमार्क की थ्योरी में हमको क्या बोला गया था? ओरिजिन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि आप अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस में से जैसे जैसे आपके आजू बाजू के हालात बदलते हैं, वैसे वैसे जब आप उन कंडीशंस को अपने अंदर ढालने लग जाते हो, अडेप्टेशन करने लग जाते हो, तो ये अडेप्टेशन जेनेटिक हो जाता है, यानी ये अडेप्टेशन हेरिडिटरी हो जाता है। ऐसा लेमार्क सर ने कहा था, जिसको रॉन्ग प्रूव किया वाइसमैन नाम के साइंटिस्ट ने। यस एवरीबडी। तो बिफोर डार्विनिज्म ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने हमको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया, जिसका एक एग्जाम्पल है लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म हमने देखा कि कैसे इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि लेमार्क के हिसाब से क्या बोला गया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपनी आदत बदल ले तो ये आदत उसकी हेरिडिटरी हो जाती है, जो कि ऐसा नहीं है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कब ट्रांसफर होते हैं? जब वो आपके जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मेरी आदत बदल गई, समझो मैं लेफ्ट हाथ से खाने लगी, तो कल को मेरा जो बच्चा होगा वो भी लेफ्टी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि ये हैबिट है, ये टोटली एक रैंडम एग्जांपल है। जैसे समझो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि मेरा अपेंडिक्स अगर मैं निकाल दूं, अभी अगर मैं अपना अपेंडिक्स निकाल दूं और फिर मेरा जो बच्चा होगा तो वो भी बिना अपेंडिक्स का हो गया क्या? नहीं, क्योंकि इसको हम सोमैटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि ये मेरी बॉडी में किए गए चेंजेस है, ये मेरे डीएनए में किए गए चेंजेस नहीं है। तो लेमार्क सर की थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया था ऑगस्ट वाइसमैन ने। अब आगे देखते हैं कि डार्विन ने हमको क्या थ्योरी एक्सप्लेन की थी। तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखो, इन्होंने हमको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरी क्या है? चार्ल्स डार्विन वॉज अ नेचुरलिस्ट। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक था। हो सकता है कि अगर ये आज के टाइम पर होते तो ये सबसे बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर होते। तो चार्ल्स डार्विन वॉज अ वेरी लाइक enthusiast about traveling the world, and he traveled all over the world from 27th December 1831 to October 1836। मतलब देखो 6-7 साल तो ये खाली ट्रैवल कर रहे थे और फाइनली फिर ये इंग्लैंड रिटर्न हो गए। Based on his collection of living and fossil material, he published a book, The Origin of Species by Natural Selection। इन्होंने 6 साल में जहां जहां ट्रैवल किया, वहां वहां से इनको जो भी लिविंग सैंपल्स मिले, जो भी फॉसिल सैंपल्स मिले, उस सैंपल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, नेचुरल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इन 1859। बिफोर पब्लिशिंग हिज बुक को पब्लिश करने से पहले ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था सी लायल, who pointed out that natural forces that existed in the past are same as those existing at present। मतलब जो देखो, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च में, तो ऑटोमेटिकली उनका फ्रेंड सर्कल वैसा ही बनते जाता है। तो जब चार्ल्स डार्विन अपनी बुक पब्लिश करने वाले थे तो उनके जो जियोलॉजिस्ट फ्रेंड थे सी लायल, इन्होंने क्या बोला कि मतलब आज के टाइम पे, यानी उस टाइम पे 1859 के टाइम पे जो कंडीशन थी, जो नेचुरल फोर्सेस थे,
वही नेचुरल फोर्सेस पहले भी हुआ करते थे, बट ये तो रॉन्ग है ना। प्री एग्जिस्टिंग अर्थ का एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ अलग था और आज का कंडीशन कुछ अलग है। यस एवरीबडी। सो डार्विन ऑब्जर्व्ड, डार्विन ने उनकी बात के बारे में सोचा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से द चेंजेस, natural forces resulted in the changes in the earth's crust along South America. ओके, डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब नेचर बदल रहा है तो उसके वजह से अर्थ के जो क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है, यानी अंडरग्राउंड हमारे अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो वाटर प्रेजेंट है, वो भी चेंज हो रहा है। एंड ही ऑब्जर्व्ड दिस चेंजेस अराउंड साउथ अमेरिका. He observed variety of strange plants and animals in Galapagos Island and other nearby islands in archipelago in terms of variations between the tortoise and finches. सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे कंडीशन बदल रही है वैसे वैसे एनिमल्स की स्पीशीज में बदलाव हो रहे हैं, उनके रहन सहन में बदलाव हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं। ओके और ये चेंजेस उन्होंने अलग अलग आइलैंड में देखा, गैलापागोस आइलैंड, आर्किपेलागो आइलैंड्स, ये सारे सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके और सेम ऑब्जर्वेशन वॉलिस नाम के साइंटिस्ट ने भी किया था। ओके चार्ल्स डार्विन सर वापिस एक दूसरे साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए, sorry, he was not a scientist, he was an economist, R. Malthus, and he worked on human population, mentioning that the reproductive potential of human is greater than the others. तो R. Malthus जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन और कोई लिविंग स्पीशीज या और कोई एनिमल नहीं कर सकता। And this resulted in multiplication of human population without corresponding increase in food supply. तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला चार्ल्स डार्विन सर ने कि ह्यूमंस मल्टीप्लाई फास्टर विदाउट एनी इंक्रीज इन फूड सप्लाई, यानी सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। बट वही चीज आज हमको देखने को मिल रही है ना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है फूड का सोर्सेस कम होते जा रहा है, क्योंकि खाने वाले मुंह ज्यादा हैं बट खाना कम है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है, जिसके वजह से आगे जाके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी आई। तो दिस इंक्रीज लेड टू कंपटीशन। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा पर खाना नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट फूड सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज ऑल्सो इंक्रीज्ड, and he was influenced by plant and animal breeders who by using artificial selection altered the characteristic of cultivated plant and domestic animals. क्या बोला गया हमको इधर पे कि देखो हमारा नेचर इतना ब्यूटीफुल और इतना इतना ज़्यादा सेल्फ एडजस्टिंग है कि जब नेचर बदल जाता है तो एनिमल्स खुद के स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस कर लेते हैं कि जिससे उनका सर्वाइवल आसान हो जाए। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखो डार्विन्स थियोरी ऑफ फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड, जब ये बर्ड्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वेजिटेरियन थे, तो उनका जो बीक है, उनका माउथ का शेप देखो, हाँ उनका माउथ का शेप देखो, ये सारे के सारे सेम जीनस के बर्ड्स हैं, बट विथ टाइम, समय के साथ इनका बीक का स्ट्रक्चर बदलते गया, इनके माउथ का स्ट्रक्चर बदलते गया। तो जब ये वेजिटेरियन थे, जब ये सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, दे हैड वेरी स्मॉल बीक। जब ये इंसेक्ट खाने लगे तो इनकी बीक पॉइंटेड हो गई। ओके जब ये हम क्या बोलते हैं इनको, हैंडीकैप बोल रही हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स में इनको यूज करने लगे, यानी कि टूल्स वगैरह बनाने के लिए यूज करने लगे, जैसे लकड़ी वगैरह में जो होल करते हैं जो बर्ड्स, वुड पैकर, तो उनकी बीक और ज्यादा पॉइंटेड हो गई। फिर सीड्स वगैरह खाने के लिए इनकी बीक और ज्यादा लंबी हो गई ताकि वो फ्लावर के अंदर तक जा सके। यहाँ तक समझ रहा है? ओके ऑलराइट। फिर जब हमारे ये बर्ड्स कैक्टस वगैरह पे फीड करने लगे तो इनका बीक का शेप अलग हो गया। फिर जब ये इंसेक्टिवोरस बन गए तो इनके बीक का शेप अलग हो गया। तो बेसिकली मेरे बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट करते हैं। ये अडेप्टेशन करने के लिए उनको काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब आप बोलोगे मैम लेकिन लेमार्क की थियोरी में भी तो यही बोला गया था। लेकिन लेमार्क की थियोरी में क्या बोला गया था कि any part of the body can take adaptation and that particular adaptation becomes heritable। यानी कि अगर मेरा अपेंडिक्स निकाला तो मेरे बच्चे का भी अपेंडिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर मेरे बॉडी से, मेरे पैदा होने के मतलब अगर आप मेरे पैदा होने के बाद मेरे बॉडी से अपेंडिक्स निकाल रहे हो
तो मेरे बच्चे के बॉडी में अपेंडिक्स नहीं होगा, ऐसा लॉजिकल नहीं है, दिस इज नॉट साइंटिफिकली लॉजिकल, ओके। लेकिन अगर समझो कि आप मेरे जेनेटिक कंपोनेंट में कोई चेंजेस करते हो, मेरे पैदा होने से पहले जो मेरा स्पर्म, मतलब मेरे फादर का स्पर्म और मेरी मदर का एग जो बना था, वो फ्यूज होके जो जाइगोट बना, अगर उस जाइगोट में आपने कुछ जेनेटिक चेंजेस किए और फिर मेरा बॉडी डेवलप हुआ, तो वो कैरेक्टर्स आगे जाके इनहेरिट हो सकते हैं। सो लेमार्क की थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है, भले ही यहाँ पर आपको विथ टाइम यहाँ पर आता है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट, यहाँ लेमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो लेमार्क के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो लेमार्क के कॉन्सेप्ट के लिए हमने बेस्ट एग्जांपल पढ़ा था ये रैट वाला। अगर आप चूहे की पूंछ काट के उनको रिप्रोडक्शन कराओगे तो जो बच्चा होगा वो बिना पूंछ के नहीं होगा, उनके पास टेल होगी ही होगी। सो दिस इज लेमार्क थ्योरी विच वॉज रिजेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो कहाँ गए हम, हाँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो हो गया था अपना लास्ट टाइम, इधर, यस। तो देखो आगे आपको क्या बताया गया है, डार्विनिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 5 मेन पोस्टुलेट्स। डार्विनिज्म बेसिकली 5 मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से आपके जो हेरिडिटरी चेंजेस है वो हमको देखने को मिलते हैं, और जिसके वजह से हमको न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वन बाय वन ये पांचों पॉस्टुलेट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओवर प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। तो व्हाट इज ओवर प्रोडक्शन? इट इज नथिंग बट नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ज्योमेट्रिक रेशियो, यानी ज्यादा बच्चा पैदा करना फॉर परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज का पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करना। डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ही ऑब्जर्व्ड प्रोडिगैलिटी पोटेंशियल मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन यानी एक बार में एक बच्चा पैदा नहीं करते, एक बार में लाखों बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि साल्मन फिश, इट प्रोड्यूसेस 28 लाख एग्स इन अ सिंगल सीजन, यानी ये जो फिश है ये एक सिंगल ब्रीडिंग सीजन में 28 लाख अंडे देती है। उसमें से कितने वायबल रहते हैं, कितने अंडे में से फिश कन्वर्ट होती है वो अलग बात है, बट फिर भी 28 लाख अंडे, इट्स अ बिग डील, ओके। और जैसे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, अगर हम 750 ईयर्स का एग्जाम्पल ले, सो इन अ स्पैन ऑफ 750 ईयर्स सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट वुड प्रोड्यूस हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर हम 750 ईयर्स का एग्जाम्पल ले तो एक एलिफेंट्स की जोड़ी कितने बच्चे पैदा कर सकती है? अप्रोक्सीमेटली 190 lakhs, yes, so मतलब something 1.9 million whatever. So however the size of the given species in a given area remains relatively constant because of the fluctuations that occur seasonally. मतलब क्या बोला गया है, ऐसा नहीं है कि 100% आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट्स तो फॉर श्योर। पर यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके ओवर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, ओके। जैसे कि देखो मोस्ट स्पीशीज प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉसिबली कैन सर्वाइव। अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साल्मन फिश 28 लाख अंडे देती है, तो अभी जरूरी नहीं है ना कि वो सारे के सारे अंडे सर्वाइव करेंगे, उसमें से कुछ ही अंडे सर्वाइव करेंगे, बट अंडे प्रोड्यूस कितने होते हैं वो मैटर करता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ज्यादा खाने के लिए कंपटीशन होगा, और उतना ज्यादा आपका फूड सप्लाई जो है वो धीरे 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 करके डिक्रीज होते जाएगा। यस एवरीबडी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अब हम बात करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अपने ओवर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो खाने का सप्लाई कम होगा, खाने का सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक दूसरे से फाइट करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रगल करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी आप जितना ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा खुद को जिंदा रखने के लिए बिटवीन द मेंबर्स फॉर ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड, और टू ओवरकम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, और फॉर अ एस्केप और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एटसेट्रा। देखो सीधी सी बात है, अगर समझो टेररिस्ट अटैक हुआ है, आपकी फैमिली में अगर 3 लोग हैं तो आप लोग आसानी से भाग के कहीं भी छुप सकते हो, बट अगर आपकी फैमिली में 30 लोग हैं, 30 30,
तो सबको एक साथ लेके भागना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सबकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, सबका कैपेसिटी एक जैसा होना चाहिए। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हमको यही बताया गया है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा एग्जिस्ट करने के लिए। ऑर्गेनिक वेरिएशंस में क्या बताया गया है, द वेरिएशन स्पीक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। जो हमने बर्ड्स का एग्जाम्पल देखा कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलते हैं वैसे वैसे हमको ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, यानी मॉर्फोलॉजी का, वो चेंजेस उनके फिजियोलॉजी का भी हो सकता है, उनके न्यूट्रिशन का भी हो सकता है, उनकी हैबिट का भी हो सकता है, उनके बिहेवियर पैटर्न का भी हो सकता है, एटसेट्रा। डार्विन ने क्या रिकॉग्नाइज किया, डार्विन रिकॉग्नाइज्ड दीज वेरिएशंस एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो डार्विन ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहे हैं खुद को डेवलप करने में, यानी खुद को इवॉल्व करने में। तो दीज वेरिएशंस वर ऑब्जर्व्ड अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड इवन इन डिफरेंट स्पीशीज। ऑब्वियस सी बात है, जिस स्पीशीज को एग्जिस्ट करना है उन स्पीशीज में हमको ये वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये फिश है, ये सैलेमेंडर है, ये टॉर्टोइस है, ये चिक है, ये डॉग, काफ, रैबिट, ह्यूमन। इन सबका जो एम्ब्रियो स्टेज होता है वो सबका एम्ब्रियो स्टेज सेम होता है, लेकिन आगे जाके इनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, फूड सप्लाई के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये अपने अंदर जो चेंजेस करते हैं, इन चेंजेस के वजह से इनके अंदर होता है इवोल्यूशन, यानी कि इसके वजह से हमको देखने को मिलते हैं वेरिएशन। इनका एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है सबका अलग अलग है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, जिसमें हमको मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिक वेरिएशंस कैन सर्व एज एविडेंस दैट फॉर सम ऑर्गेनिजम्स have better adapted to survive under existing environmental conditions than the other। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना, वो फटाक से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी नए दोस्त बना लेते हैं न्यू कॉलेज में जाके, और कुछ लोगों को दोस्त बनाने में समय लगता है। सो जो बच्चे जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, यूजुअली उनको अपने न्यू हॉस्टल में रहने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है एग्जिस्ट करने के लिए। सो इन दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा वेरिएशन दिखाएगा नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा, यानी जो खुद को जल्दी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो लोग जल्दी नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो जाते, उनको अपने घर की याद आती है, उनको सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, सो फिर वो उनका मन करता है हॉस्टल छोड़ के जाने का। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, द प्रिंसिपल बाय विच यूजफुल वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर की वजह से जब ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज होता है और वो चेंज जब आगे पास ऑन होते हैं, तो उस चेंज को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और एच स्पेंसर ने ये इस नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को नाम क्या दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ब्लैक मॉथ वाला एग्जाम्पल भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रैट का एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे माइस थे, ठीक है, ये एक न्यू एरिया में मूव हो गए जहां पर ब्लैक कलर के पत्थर है, और माइस दो टाइप के थे, व्हाइट माइस एंड ब्लैक माइस, ठीक है। ब्लैक माइस ब्लैक पत्थर के साथ इजीली हाइड हो रहे थे। तो कौन से माइस का शिकार जल्दी हो जाता था, व्हाइट माइस का, क्योंकि बर्ड्स को यानी प्रेडेटर्स को ये माइस जल्दी दिख जाते थे। तो व्हाइट माइस वर ईटन बाय बर्ड्स, जिसके वजह से व्हाइट माइस का पॉपुलेशन कम होते गया, जिसके वजह से ब्लैक माइस का पॉपुलेशन बढ़ते गया। यानी यहाँ पर खुद को किसने एडजस्ट किया, ब्लैक माइस ने। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ब्लैक माइस को, इसीलिए किसने सर्वाइव किया, ब्लैक माइस ने। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी नेचर के हिसाब से खुद को इस तरीके से चेंज कर लेना कि नेचर आपको सिलेक्ट करे और आपका सर्वाइवल कंटिन्यू हो जाए। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का। जैसे जैसे फेवरेबल वेरिएशंस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो जो आने वाली जनरेशन होती है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। यानी कि जैसे हमारे पूर्वजों ने आग का इन्वेंशन किया, तो फिर जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने अलग अलग टूल्स का इन्वेंशन किया, अलग अलग टेक्निक्स का इन्वेंशन किया,
और धीरे धीरे करके ये अडेप्टेशन में हम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना सकते हैं जिसके वजह से एक कंप्लीटली न्यू स्पीशीज जनरेट हो सके। यानी एप से ह्यूमन बनने तक का सफर, ये भी एक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का ही एग्जाम्पल है। यस एवरीबडी, जैसे कि ये देखो, ये बर्ड्स हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं, लेकिन ये बर्ड्स फ्रूट नेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनकी बीक का साइज देखो। ये बर्ड्स इंसेक्ट खाते हैं, तो ये कॉमन है, ये नेक्टर भी खाता है, ये इंसेक्ट भी खाता है। ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ तो इनकी बीक और ज्यादा पॉइंटेड हो गई इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। और ये जो बर्ड है ये सीड खाता है, तो इनकी बीक में भी इवोल्यूशन हुआ। तो इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये सारे स्पीशीज के नाम है। यस एवरीबडी, देखो डार्विनिज्म का हमको प्रूफ कैसे मिला। एक एग्जाम्पल है जिराफ का। इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ टू प्लक एंड ईट मोर लीव्स from tall trees and woody climbers. This adaptation became fixed in life for survival. The giraffe born tall could survive in famine heat areas and this adaptation was transmitted to their offspring. देखो जिराफ की जो बड़ी गर्दन है, वो बड़ी गर्दन के वजह से उनका सर्वाइवल अब आसान हो गया, क्योंकि छोटे छोटे झाड़ के पेड़ पौधे जो हैं, पत्ते जो हैं, वो छोटे छोटे जानवर खा लेते हैं। तो जिराफ के लिए जो बड़ा वाला पेड़ है उसका पत्ता बच जाता है, और जो छोटे एनिमल्स है वो बड़े पेड़ के तक नहीं पहुंच सकते, वो जंप कर करके कितना खाएंगे। तो जिराफ टॉल प्लांट्स के लीव खाते हैं, जिसके वजह से उनका सर्वाइवल इजी हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये देखो, ये ओरिजिनल जिराफ है जिसका नेक छोटा था। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने अडेप्टेशन के हिसाब से अपनी नेक को इतना स्ट्रेच किया कि उनकी नेक का जो लेंथ है वो बढ़ गया, और जिसके वजह से यही चेंजेस हमको आगे की जनरेशन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लेमार्क की थियोरी थी कि ये एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से इनका नेक का स्ट्रक्चर बढ़ा है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ये उनके बोन डेवलपमेंट की वजह से बढ़ा है, जो इनहेरिट हुआ है। तो लेमार्क की थियोरी और डार्विन की थियोरी थोड़ी बहुत रिलेटेड है, लेकिन लेमार्क की थियोरी बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल थी, बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल थी, और डार्विन की थियोरी में थोड़ा सा लॉजिक था। यस एवरीबडी, ओके। ब्लैक, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है ब्लैक कलर पेपर्ड मॉथ का। जैसे कि हमने व्हाइट माइस और ब्लैक माइस का एग्जाम्पल देखा, वैसे यहाँ पे आपको इंसेक्ट, मॉथ मतलब क्या होता है, इंसेक्ट। अभी काले पेड़ के ऊपर अगर व्हाइट इंसेक्ट बैठेगा तो इसको प्रेडेटर्स आके जल्दी खा लेंगे, और व्हाइट पेड़ के ऊपर अगर ब्लैक इंसेक्ट बैठेगा तो इसको जल्दी खा लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर अपने आप को नेचर के हिसाब से चेंज करोगे तो नेचर आपको सिलेक्ट करेगा, जिसके वजह से आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है डिजीज रेजिस्टेंस, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज इंटेंसिव, डीडीटी स्प्रेइंग डिस्ट्रॉयड ऑल टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज। देखो क्या बोला गया इसके एग्जांपल में, बहुत सारे ऐसे मॉस्किटोज थे जिनके ऊपर डीडीटी जो केमिकल होता है जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए छिड़कते हैं, उन ऐसे मॉस्किटोज थे जिनके पास डीडीटी रेजिस्टेंट अलील था। मतलब आप कितना भी केमिकल छिड़को ये मस्कीटोज मरेंगे ही नहीं, ये जो रेड वाले मस्कीटोज हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के मस्कीटोज के पास ये अलील नहीं था, तो जब हमने डीडीटी स्प्रे किया तो ये बाकी के जो बेचारे मस्कीटोज हैं इनकी डेथ हो गई। सो मस्कीटो विथ नॉन रेजिस्टेंट अलील ये मर गए, और जिनके पास रेजिस्टेंट अलील था वो सरवाइव कर गए। अब जो मर गए वो तो वापिस जिंदा होने वाले नहीं है, लेकिन जो जिंदा हैं इन्होंने खुद को रिप्रोड्यूस किया और ये अब नेचर में प्रिडोमिनेंट हो गए, यानी कि इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी बताई। तो ये है डार्विन के कुछ सबूत कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हर एक थियोरी में एक लूप होल होता है, हर एक साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ढूंढना भूल जाता है। तो यहाँ पर डार्विन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। He considered minute fluctuating variation as principal factors which are not heritable and not part of evolution. इन्होंने उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जो सिर्फ हैबिट के हिसाब से चेंज होते हैं, जो हेरिडिटरी नहीं है। मतलब अगर मेरा एनवायरनमेंट बदल गया है तो मैं अपने अंदर चेंजेस करूंगी, बट जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस मेरे बच्चे में भी पास ऑन होंगे। तो उसके हेरिटेबल होने के चांसेस कम है, यानी कि ये पॉइंट उनका लेमार्क के जैसा मैच कर रहा था, तो ये पॉइंट ड्रॉबैक था। He also did not distinguish somatic and germinal variation and considered all variations are inheritable. मतलब डार्विन ने क्या बोला कि जो भी वेरिएशन होगा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होगा, जो कि गलत है। जैसे कि मैंने अभी बोला, समझो कि आपको आपके एनवायरनमेंट में कंडीशंस चेंज हो जाए, जैसे बर्ड्स को अचानक से फ्रूट की जगह इंसेक्ट खाना पड़ रहा है, तो उनके फीडिंग पैटर्न में चेंजेस होंगे, लेकिन उनके जो बच्चे पैदा होंगे जरूरी नहीं है ना कि उनका भी बीक वैसा ही हो, उनकी चोंच भी वैसी ही हो।
सो नॉट ऑल वेरिएशंस आर हेरिटेबल, सारे वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होते हैं। डार्विन ने हमको अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियोरी भी नहीं बताई। He did not explain the cause, origin and inheritance of variations of vestigial organs, and इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट कैसे होती है। मतलब डार्विन ने सिर्फ ये बताया कि जो स्पीशीज है वो कैसे सरवाइव करती है, बट वो फिटेस्ट स्पीशीज आई कहाँ से या स्पीशीज एक्सटिंक्ट कैसे होती है, इन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं बताया। एंड डार्विन की थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। मतलब डार्विन ने क्या बोला कि धीरे धीरे करके चेंजेस होंगे और वही चेंजेस जाके हमको न्यू स्पीशीज दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे होता तो हमको इंटरमीडिएट स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरमीडिएट फॉर्म वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बहुत सारे केसेस में तो इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने को ही नहीं मिले ना। इधर पे देखने को मिले क्या इंटरमीडिएट स्पीशीज? नो। यहाँ पे तो सीधे वीक वाले बैक्टीरिया मस्कीटो मर गए, सिर्फ डिजीज डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटो जिंदा थे। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने को नहीं मिले। तो डार्विनिज्म ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल फ्लावर्स एंड स्टेरिलिटी ऑफ बर्ड्स हाइब्रिड्स। यानी कि समझो अगर आप दो स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करते हो जैसे हॉर्स और डोंकी, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम बोलते हैं हिन्नी या म्यूल जिसको हम बोलते हैं, ये हाइब्रिड होता है यानी कि स्टेराइल होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डार्विन ने हमको कुछ नहीं बताया कि अडेप्टेशन की वजह से कभी कभी स्टेरिलिटी भी हो जाती है, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं या न्यूटर हो जाते हैं, यानी उनके पास कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होता। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिसके बारे में डार्विन ने हमको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की, और यही एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में। ये ओल्ड डार्विन की थ्योरी है जिसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया। हम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की न्यू थ्योरी पढ़ेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपके सिलेबस में कवर की हुई है। यस एवरीबडी, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड कर, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और ज्ञान लैब एपी सर्च करके उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको फ्री टारगेट के नोट्स दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की सॉफ्ट कॉपी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और इसके साथ साथ आप हमारे एनसीईआरटी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यस, एंड फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइव बफरिंग, ताकि आपको हमारे लाइफ में क्या हो रहा है उसका भी थोड़ा सा एक हिंट मिलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। और आपकी अगर और कोई भी क्वेरी है या आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। तो आई विल सी यू वेरी सून। अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू रखो, सब कुछ एकदम जोरदार तरीके से चलते रहना चाहिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।